हेलो बच्चों, हम लोग 2023 का पेपर सोल्व कर रहे थे। तो हमने प्रश्न एक के जो ऑब्जेक्टिव थे इनको का वीडियो बना दी थी ना। अब हम रिक्त स्थान वाले बनाते हैं। तो पहला इनका क्वेश्चन है, y बराबर दिया है e की पावर रूट एक्स और पूरे का रूट एक्स। तो हमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है ना। ये दूसरे का पहला है। क्या क्वेश्चन दे के रखा है बेटा आपको इसमें? y बराबर दिया है e की पावर रूट एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स निकालना है। तो रिक्त स्थान में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको जमा के नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर देंगे, है ना। तो देखिए, y बराबर मिला है हमको e की पावर रूट एक्स। y वैसे ही ये इसको ऐसा का ऐसे ही लिखा, ये रूट एक्स को पावर कर दिया 1/2। होता क्या है, अवकलन में आपको सिखाया था हर एक चीज़ का अवकलन होता है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। हर एक चीज़ का अवकलन होता है बेटा, तो पहले पावर का अवकलन होगा। पहले पावर आगे आ गई और एक पावर कम हो गई। पावर का कर दिया, अंदर कौन बचा, ये वैल्यू। अब इसका अवकलन होगा, तो डी बाई डी एक्स ई की पावर रूट एक्स, है ना। पावर आ गया, एक पावर कम हो गई, अब अंदर ये वाला फंक्शन बचा। हल करते हैं, ई की पावर रूट एक्स वैसे ही ये पावर माइनस का 1/2 हो गई। अब ई की पावर रूट एक्स का अवकलन करेंगे हम लोग यहाँ से। ई की पावर रूट एक्स का, तो ई का अवकलन करो पहले। ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है? ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही हो गया। अब क्या बच गया, हमने ई का भी कर दिया, अब बच गया रूट एक्स। अब क्या बच गया, रूट एक्स। सबसे पहले इस पावर का करा, पावर आ गई, एक पावर कम हो गई, कौन बचा, पावर अलग हटा दो, ई की पावर रूट एक्स बचा। अब ई की पावर रूट एक्स बचा, तो ई का करेंगे, तो ई का अवकलन तो ई ही होता है। अब जो पावर बची है, इस पावर का अवकलन करेंगे। ये पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। पावर हो जाएगी 1/2। ई की पावर रूट एक्स से सही, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ से। अब तो ऊपर 1 एक की पावर रूट एक्स 1, मतलब ऊपर रहेगा एक की पावर रूट एक्स। ये 2 और ये 2 हो गए 4। ये रूट एक्स वैसे ही ई की पावर रूट एक्स लिखा, पावर 1/2 है, मतलब रूट। तो अवकलन क्या आ गया हमारा, डी वाई अपन डी एक्स। ये इसका अवकलन हो गया, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स में, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। परिवर्तन की दर प्रति सेकंड त्रिज्या आर के सापेक्ष। आर के सापेक्ष करना है, मतलब अवकलन किसके सापेक्ष करना है, आर के सापेक्ष, है ना। तो अवकलन करो आर के सापेक्ष, डी ए अपॉन डी आर। पाई कांस्टेंट है, पाई वैसे ही रहा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r। ठीक है, जबकि आर बराबर कितना दिया, 5। क्लियर है, यहाँ पर आर की वैल्यू 5 रख दो, तो 5 दूना 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका उत्तर आएगा। इजी था, क्षेत्रफल था, आर के सापेक्ष अवकलन कर दिया, आर की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है। तीसरा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का समाकलन ज्ञात करो। ये सवाल अवकलन के रूप में भी आता है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स है, तो इसका अवकलन ज्ञात करो। अब इसका अवकलन देखो आप, पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत इजी है। साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये समाकलन का सिंबल वैसे ही, इस पूरे की वैल्यू क्या है, π/2। ये dx वैसे ही, π/2 अचर राशि है, तो π/2 बाहर आ गया, क्या बचा, dx। π/2 वैसे ही, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x प्लस c। तो ये हमारा उत्तर आ गया इस सवाल का, है ना। इसकी जगह π/2 लिखा था। अब मान लो ये समाकलन के रूप में दिया है, और आपको अगर बोले अवकलन ज्ञात करो, तो y बराबर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, π/2। अवकलन करने पर
dy अपॉन dx। ये एक अचर राशि है, अचर राशि का अवकलन 0, खत्म। इतना शॉर्ट में है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पिछली बार भी दिया था, आप कर नहीं पाए थे बेटा। तो समाकलन में ध्यान दीजिए इसको, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स को π/2 लिखा, π/2 बाहर, dx का समाकलन x प्लस c समाकलन का स्थिरांक हो गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, तो इसकी जगह हमने π/2 रखा। अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx, π/2 को क्या हो जाएगा 0, है ना। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है आपका 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। 2 हल होते हैं, एक हल होता है विशिष्ट, एक होता है आपका व्यापक। आपको सिंपल सी ट्रिक है, विशिष्ट अगर वर्ड आ जाए तो आपको 0 उत्तर लिख के आना है। विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर नहीं बचते हैं। विशिष्ट हल में, विशेष हल में क्या होता है, हम अचरों की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। विशेष हल में क्या होता है, अचरों की वैल्यू ज्ञात कर ली जाती है, तो वहाँ पर स्वेच्छ अचर अपने नहीं बच पाते हैं, तो इसमें 0 आएगा, क्योंकि इसमें विशिष्ट हल पूछा है। कौन सा हल पूछा है, विशिष्ट। अगर यही सवाल दिया हुआ था और विशिष्ट हल की जगह में लिख देता व्यापक हल, प्रश्न अब यूं बनता, 3 कोटि वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या, तो 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 कोटि दी थी। कितनी कोटि दी थी, 3 कोटि दी थी, तो व्यापक हल आएंगे 3, लेकिन विशिष्ट हल 0। प्रश्न ऐसा आ जाए 4 कोटि वाले, 4 कोटि वाले अवकल समीकरण की बात करें तो विशिष्ट हल, इसके लिए उत्तर 0 आएगा, और व्यापक हल इसके लिए उत्तर 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 कोटि दिए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विशिष्ट हल आपको 0 लिखना है, और व्यापक हल में जितनी कोटि दी हुई है वही आपका उत्तर होगा। ओके बेटा। अगला ऑब्जेक्टिव है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्रम में लेने पर उनका सदिश योग, ये 0 होता है ना। त्रिभुज ए बी सी, 3 भुजा है, एक तो है ए बी, फिर है बी सी, फिर है सी है आपकी। तीनों भुजाओं क्रम में लेने में सदिश योग कितना होता है, 0 होता है। अगला बोला है एक्स वाई जेड अक्षों की दिक्कोज्याएं, तो एक्स अक्ष की दिक्कोज्या होती है 1 0 0, पता है आपको ये। वाई अक्ष की क्या हो जाएगी 0 1 0, और जेड अक्ष की दिक्कोज्याएं दिक्कोसाइन 0 0 1 होती है। अगला है e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स, ये एक प्रकार का सब्स्टिट्यूशन एक फॉर्मूला है, तो इसमें प्रतिस्थापन में क्या होता है, उत्तर क्या आता है इसका, e⁻x fx आता है। ध्यान रखिएगा बेटा इसको, इंटीग्रेशन समाकलन e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e⁻x fx होता है। ये यहीं कहीं, इसको देख लेना है ना, ध्यान रखिएगा। इसी का एक और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल इस टाइप से भी दे सकता है आपको, इंटीग्रेशन x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। सवाल यहाँ पर e⁻x था, ये वाला फॉर्मेट है, और यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट है x एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स, इसके बराबर होता है x एफ एक्स प्लस सी, है ना, सी अच्छा रह जाएगा आपका। तो समाकलन e⁻x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा, e⁻x एफ एक्स प्लस सी, ये याद रखिएगा। ये सी का दूसरा भाई है, ये वाला फॉर्मूला इस प्रकार से भी होता है, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, एक्स एफ एक्स प्लस सी, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, इन दोनों फॉर्मूले को। अगला आपको सही जोड़े बनाने को बोला है ना, तो ये सारे फॉर्मूले बेस्ड आती है समाकलन के बेटा। समाकलन चैप्टर से फॉर्मूले आते हैं सही जोड़ी में, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला बोला है इसने इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो 10x का समाकलन क्या होता है, 10x का समाकलन होता है आपका log sec x। 10x का समाकलन क्या होता है आपका log sec x। इसको माइनस log cos x भी लिख सकते हो आप लोग, है ना, माइनस log cos x भी लिख सकते हो, कि sec होता है 1/cos, तो 10x का समाकलन क्या होता है log sec x या माइनस log cos x, जो आपके ऑप्शन में मिल जाए। इसी प्रकार आपको दूसरा ऑप्शन दिया है कोट वाला, है ना, तो कोट का होता है log sin x या माइनस log cosec x।
भाई साइन को कर देंगे 1/कोस। एक्चुअली ये मैं लिख कैसे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे log sin x आपने याद कर लिया, log वैसा ही sin x को लिख दो 1/cos x। log का नियम लग गया, log m/n होता है log m माइनस log n। log 1 0, 0 माइनस log cosec x, फाइनली आ गया माइनस log cosec x। तो ये ऐसे लिखा था मैंने, तो log sin x लिखो या माइनस log cosec x, बात एक ही है। इसी प्रकार tan x का log sec x या माइनस log cos x, आपके सही जोड़ी में जो भी उत्तर हो वो आप टिक कर दीजिएगा। तीसरा है आपका sec x का, तो sec x का आपको sec x का होता है, फॉर्मूला है पूरा ये भी log sec x प्लस tan x, है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चौथा है आपका कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का भी आपको फॉर्मूला दे के रखा है यहाँ पर, फॉर्मूला है पूरा ये। कोसेक एक्स का कोसेक में होता है log, कोसेक होता है और कोट होता है ना। अब पांचवा आपको सारणी के रूप में दिया है, तो हमें पता है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स, बीच में माइनस का फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूले का माइनस लगता है, साइन का इसमें मल्टीप्लाएंगे साइन स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कोस 2 थीटा, ये हो गया कोस 2x, इससे कोस 2x आएगा। छठा है साइन 2x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, तो पहले साइन का अवकलन करो, इस साइन का अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन तो हो गया कोस, अभी साइन का अवकलन करा, अब 2x का अवकलन करेंगे तो क्या जाएगा 2, तो इसका अवकलन इसका हो जाएगा आपका 2 cos 2x, है ना। तो ये आपकी सही जोड़ी है। अगले ऑब्जेक्टिव आपके हैं बेटा एक शब्द एक वाक्य वाले। पहला है तुच्छ संबंध किसे कहते हैं, तो तुच्छ संबंध आपको मैंने पहले ही बता दिया था, इसका वीडियो अलग से बना भी दिया है मैंने। एक तो आपका रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, ये दोनों आपके तुच्छ संबंध होते हैं, इन्हें नगण्य संबंध भी कहते हैं ना। रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहा जाता है। दूसरा है साइन इनवर्स 1/√2 का मान निकालो। साइन इनवर्स मुख्य मान का बोला है, 1/√2 होता है साइन π/4 में 45 डिग्री में, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री में 1/√2 होता है साइन, ईजी है। तीसरा पूछा है स्तंभ आव्यूह क्या कहते हैं, तो स्तंभ आव्यूह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम होना चाहिए, जैसे 1 2 3। अभी देखो इसमें रो कितनी है, कॉलम कितना है आपका एक ही, रो कितनी है 1 2 3, 3 तो रो है, एक हमारा कॉलम है, 3 हमारी रो है, इसमें 3 रो हो गई और एक कॉलम हो गया, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो स्तंभ आव्यूह कहते हैं, है ना। ऐसी पंक्ति आव्यूह में जिसमें एक ही पंक्ति हो, ये भी ईजी है। चौथा बोला है इसका सदिश का परिमाण ज्ञात करो। परिमाण का सीधा सा फॉर्मूला है, रूट में लिखना है आपको। आई का कोफिशिएंट कौन है 1, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कौन है 1, 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट कौन है 1, 1 का स्क्वायर, ये होगा √3। सिंपल सा फॉर्मूला है, आर बराबर आपका एक्स आई वाई जे जेड के, तो इसका परिमाण कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई उसका स्क्वायर करेंगे, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे, ये परिमाण का फॉर्मूला है ना, तो इजी है ये। अगला आपसे पूछा गया है यदि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, कैसी घटनाएं दी हैं, स्वतंत्र घटनाएं दी हुई है, तो कैसी घटनाएं दी हुई हैं, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं दी हुई हैं, है ना। ए व बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, यदि स्वतंत्र घटना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पी ए डॉट पी बी, जब स्वतंत्र घटना हो। हमें निकालना है पी बी बाय ए, है ना, तो पी बी बाय ए, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं इसको, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ए आएगा, नीचे ए लिखा है इसलिए, है ना, इसका फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब चूंकि ए व बी कैसी थी बेटा, स्वतंत्र घटना है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया, पी ए डॉट पी बी, नीचे वाला पी ए तो वैसे ही है, और पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह लिख दूंगा पी ए डॉट पी बी, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर पी ए डॉट पी बी, पी ए से पी ए कैंसिल, तो फाइनली हमारा पी बी अपॉन ए बराबर क्या बचा, पी बी,
और पी भी कितना दिया है प्रश्न में 0.4, तो हमारा इसका मान कितना निकल गया 0.4, है ना। देखो क्या करा हमने, पी बी बाई ए निकालना था तो इसको पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ए लिख दिया। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को पी ए डॉट पी बी लिख दिया। क्यों? क्योंकि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती है तो उनका इंटरसेक्शन जो अलग अलग हो जाता है। पी ए से पी ए कैंसिल हुआ, क्या बचा पी बी, और पी बी की वैल्यू 0.4 क्वेश्चन में आपको दी हुई है। इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना यहाँ पर। अब छठा सवाल देखो, छठा सवाल तो बहुत ईजी है। ये कोस वैसा का वैसे ही लिखा। मैंने आपको अभी बताया था साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स पाई बाय 2 होता है। इसी प्रकार सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स भी होता है पाई बाय 2। ये कोस तो मैंने वैसा का वैसे लिख दिया ये वाला, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स की जगह पाई बाय 2। कोस 90 क्या होता है 0। ठीक है। सातवां सवाल है आपका, एक उत्पाद की एक इकाइयों से प्राप्त कुल आय रुपये में कितनी है। आर एक्स बराबर दिया है आपको 3x² प्लस 36x प्लस 5, है ना। तो सीमांत आय निकालनी है। सीमांत आय के लिए क्या करते हैं हम, एक बार अवकलन कर देते हैं। अवकलन करो इसका तो ये पावर आगे आएगी, ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 36, अचर राशि का तो 0। सीमांत आय के लिए हम लोग एक बार अवकलन कर देते हैं, है ना। अब x बराबर क्या दिया है 15, तो x बराबर 15 रखो, 6 वैसे ही, x की वैल्यू 15, 36, 15 छक्के 90 प्लस 36, ये आ गया 126 रुपये, है ना। तो सीमांत आय कैसे निकालते हैं, दिए फॉर्मूला का आपको जो कुल आय है उसका एक बार अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन करा हमने एक बार, यह अवकलन आ गया यहाँ पर। अब x बराबर 15 प्रश्न में आपको दिया हुआ है, तो x की जगह मैंने 15 लिख दिया। तो 15 छक्के 90, 90 36, 126 रुपये आ गया। अगले आते हैं ट्रू और फॉल्स। पहला है बेटा अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण दे दिए यहाँ पर, है ना। इसकी कोटि 2 है। हाँ तो कोटि 2 है। कोटि क्या होती है, जितनी बार मैक्सिमम अवकलन होता है। पूरा एक सही समीकरण होना चाहिए। कोटि और घात को समझा चुका हूँ मैं। तो कोटि कितनी 2 है, देखो यहाँ पर मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है। इस सवाल में मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इस समीकरण की कोटि कितनी हो गई 2 हो गई, और घात कितनी हो गई 1 हो गई। क्योंकि जो मैक्सिमम आपका अवकल समीकरण रहता है इसी की पावर देखी जाती है यहाँ पर, इसी की पावर देखी जाएगी। इसकी पावर 1 है तो घात तो 1 हो गई, और कोटि क्या हो गई 2। कोटि क्या होती है, उच्चतम, उच्चतम अवकलन। कितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि 2 हो गई। अब जितनी बार अवकलन किया गया है उसी की घात देखो, घात कितनी है 1, तो घात 1 हो गई इस सवाल में। ठीक है। दूसरा बोला है ए सदिश ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, इनकी बीच का कोण 60 डिग्री है। फॉर्मूला लगा दो कोस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है A1 A2 यहाँ से देखो 1 1 -1, है ना। 1 1 -1, यहाँ से ये हो गया आपका A1 B1 C1, यहाँ 1 -1 1 A2 B2 C2, है ना। कोफिशिएंट निकाल दिए हमने। A1 A2 डायरेक्ट कर देते हैं, ये A1 ये A2, ये 1 हो गया। B1 B2 -1 का 1 में करेंगे -1, C1 C2 1 का -1 में करेंगे -1। नीचे A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, फिर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कॉस थीटा का। क्या फॉर्मूला होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। हल कर देंगे 1 से 1, ऊपर बचा मेरा -1, है ना। 1 2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, 3 करनी 3, 1 2 3 ये भी हो गया मेरा करनी 3, तो माइनस का 1/3। तो 60 डिग्री में तो आता ही नहीं है, कोस 60 डिग्री 1/3 होता ही नहीं है हमारा। ठीक है। कोस 60 डिग्री हमारा 1/2 होता है, उत्तर कितना रहा -1/3, तो ये फाल्स है ना। इसमें कोटि 2 पूछी थी, कोटि 2 सही है, ये वाला ट्रू है हमारा। तीसरा बोला है
अवकल समीकरण ये दिया हुआ है का समाकलन गुणांक इंटीग्रेशन फैक्टर ये है। तो ये एक रेखिक अवकल समीकरण है, dy अपन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, है ना। इससे तुलना करो, आप देख सकते हो p बराबर -1। देखो यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है p, y का कोफिशिएंट -1, और q बराबर जो RHS में आपका cos x। क्या फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन फैक्टर का? समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, यही फॉर्मूला होता है। अगली स्टेप में e वैसा ही p -1 है dx हो गया। अगली स्टेप में e माइनस वैसे ही dx का हो जाएगा x। तो समाकलन गुणांक क्या है हमारा? e की पावर -x। प्रश्न में भी ये बोला था समाकलन गुणांक e की पावर -x है, तो हाँ सही बात है, समाकलन गुणांक e की पावर -x है। dy अपन dx प्लस पी वाई बराबर q से तुलना कर ली, p और q की वैल्यू निकाल ली। if का फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, हल कर दिया। अगला देखिएगा चौथा, f एक फलन है, आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन कब है? f का परिसर y है। हाँ सही बात है, ये तो ट्रू। आपको मैं परिसर और फलन वाले वीडियो बता चुका हूँ बेटा, तो आप इसको जरूर देखिएगा ध्यान से, उससे आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। यदि परिसर जो है सह प्रांत के बराबर हो तो वह आच्छादक फलन होता है ना। ये पूरा मैं इसको डिटेल वीडियो बता चुका हूँ। रिलेशन और फंक्शन वाले में, संबंध और फलन वाले में आप वीडियो देख लीजिएगा, है ना, यूट्यूब पर आपके। इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को आप लोग बेटा, फॉरवर्ड भी कर दिया करें, है ना। तो एफ आच्छादक फलन होता है यदि इसको परिसर सहप्रांत के बराबर होता है, ये सही बात है ना, ये ट्रू है। तीसरा दिया है, क्या इसके बराबर ये होता है? चेक करते हैं। ये हमारा LHS है, तो एक फॉर्मूला ध्यान दीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बच्चों को ध्यान नहीं, इस फॉर्मूला है, समझाना पड़ता है ना बेटा। टेन इनवर्स एक्स, एक से 1/2, वाई है 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 माइनस एक्स वाई। ये लिखा मैंने x, ये लिखा y। इसको हल करो, टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे, 3 इधर पहुंच गया, 2 इधर पहुंच गया, और ये 3 दूना 6 हो गए। इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस 1 का 1 में 1, 3 दूना 6। टेन इनवर्स ऊपर तो आ गया 5/6, एलसीएम लो यहाँ भी, ये एलसीएम आएगा 6, 6 इधर गया, 6 माइनस 1। अगले स्टेप में टेन इनवर्स ये हो गया 5/6, ये भी हो गया 5/6, इससे कैंसिल, टेन इनवर्स 1। ये हमारा 1 कब होता है? 45 डिग्री में होता है। कब होता है? 45 डिग्री में होता है। ये तो फॉल्स है, टेन इनवर्स 1 आ रहा है, π/4 उत्तर आ रहा है, और यहाँ पर टेन इनवर्स 1/5 आ रहा है। मतलब टेन इनवर्स 1 हम लोगों का आया था, यहाँ पर आगे सोल्व करो π/4 आ गया, लेकिन RHS में क्या है? टेन इनवर्स 1/5, तो ये फॉल्स है ना। अगला दिया है a बराबर ये और b बराबर ये, यदि ए बी मतलब गुणा करना है। a बराबर क्या दिया है? aij कोटि दी है m/n की डॉट, b क्या दिया है? bij कोटि दी है m/n की, है ना। नहीं ये सॉरी गलत लिखा है, ये n/p है, n/p है ना। b की कोटि दी है n/p की। तो बोला है उसने ए बी की कोटि क्या MP होगी? चेक करते हैं। मल्टीप्लाई कब संभव होता है? जब ये दोनों बराबर हो। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, है ना, आप ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में बना चुका हूँ इसका पहला टॉपिक, पार्ट फर्स्ट में। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है तो मल्टीप्लाई संभव होता है, और जो भी उत्तर आता है, जो भी इसका उत्तर आएगा, उत्तर क्या आएगा? पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, m/p का आएगा। तो यही तो बोला उसने, तो ए बी की कोटि के MP होगी? हाँ MP होगी, तो ये बात ट्रू है। यही पूछा था उसने, इसे अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है बेटा। तो ये आपके सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं।
अच्छे से नहीं करिएगा बेटा आप लोग।